नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है दीप क्लासेज बूंदी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अंतर्गत। दोस्तों सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को दोस्तों बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों आपका इस लाइव सेशन के अंतर्गत। दोस्तों एक बार अपने इस क्लास को दोस्तों शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा, फिर देखिए क्लास का आनंद। सभी को राधे राधे, सभी को नमस्कार बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा आप सभी को जिन्होंने कल मुझे अपने बर्थडे के अंदर विश किया था। सभी को नमस्कार बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा सभी का। शुरुआत करते हैं दोस्तों, अपना जो टॉपिक अपना चल रहा है भारतीय इतिहास के अंतर्गत, आपके इतिहास की क्लास के अंतर्गत, वो है दोस्तों गुप्त काल। गुप्त काल दोस्तों समाप्त होने के कगार पर है, यानी कि अंतिम पड़ाव पर आपकी ये क्लास अब चल रही है। 2 या 3 क्लास के अंतर्गत आपका गुप्त काल समाप्त हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जैसे अपन आज आर्थिक व्यवस्था पढ़ रहे हैं, आर्थिक व्यवस्था के बाद में कला और संस्कृति अपन देखेंगे, यानी कि 3 क्लास में आपकी कला और संस्कृति वहां पर पूरी हो जाएगी। यहाँ पर जो आपकी आर्थिक स्थिति है, अपन ने कल की क्लास में कृषि के बारे में दोस्तों अध्ययन कर लिया था। अब आगे अपन देखते हैं आज इसी आर्थिक व्यवस्था के अंतर्गत उद्योग धंधे। कौन से बेटा? उद्योग धंधे। सभी को नमस्कार बेटा, सभी को बहुत बहुत नमस्कार, राधे राधे, बहुत अच्छा बेटा। देखिए आगे अपन चलते हैं, शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की। देखिए बेटा, आपका अगला इसी अर्थव्यवस्था में जो टॉपिक है वो है बेटा आपके उद्योग धंधे। कौन से बेटा? उद्योग धंधे। अपन देखते हैं कि गुप्त काल में उद्योगों की क्या व्यवस्था थी, कि इनकी स्थिति अच्छी थी या नहीं थी, या इस काल में कौन कौन से उद्योगों का अस्तित्व था, या कौन कौन से उद्योगों का प्रचलन था जिनसे वस्तुओं का निर्माण किया जाता था, या कौन कौन से क्षेत्र या स्थान आपके गुप्त काल के अंतर्गत दोस्तों उद्योग धंधों के लिए प्रसिद्ध था। ये सभी चीजें अपन इसके अंदर देखेंगे बेटा। एक बार सभी इधर देखने का प्रयास कीजिए। सभी को नमस्कार बेटा, राधे राधे, बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों आप सभी के साथ में ऑनलाइन क्लास जो लाइव सेशन है इसके अंतर्गत जुड़कर। दोस्तों आप सभी का जो प्यार और स्नेह है वो हमेशा ऐसे ही बने रहे। मैं दोस्तों देखिए अपन आगे चर्चा करते हैं कि गुप्त काल में, देखिए बेटा गुप्त काल में उद्योग भी एक महत्वपूर्ण व्यवसाय था, यानी कि उद्योग इस काल में भी एक महत्वपूर्ण था। और देखिए दोस्तों हमें इसका उल्लेख, उद्योग का उल्लेख, उद्योग धंधे का उल्लेख कहां से प्राप्त होता है कि गुप्त काल में भी उद्योग धंधे आपके प्रचलन में थे। देखिए बेटा, अमर सिंह का, अमरकोश किसका बेटा? अमर सिंह ने गुप्त काल के बहुत अच्छी रचना है। इसने जो आपके विक्रमादित्य के 9 रत्न थे उनमें से एक था अमर सिंह। अमर सिंह ने दोस्तों अमरकोश नामक ग्रंथ की रचना की, और इस ग्रंथ में उल्लेख मिलता है कि गुप्त काल में उद्योग धंधों का उल्लेख अमरकोश और बाणभट्ट का हर्ष चरित्र नामक ग्रंथों में उल्लेख मिलता है।
बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार आपके एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन आया है कि गुप्त काल के अंतर्गत किस ग्रंथ से हमें औद्योगिक धंधों की जानकारी प्राप्त होती है। अमरकोश और हर्षचरित्र नामक ग्रंथों से हमें औद्योगिक धंधों की जानकारी प्राप्त होती है। देखिए बेटा आगे, कालिदास भी आपका गुप्त काल का महान विद्वान था। कालिदास के नाटकों में महीन कपड़ों का उल्लेख मिलता है। देखना बेटा कि गुप्त काल के महान विद्वान कालिदास ने अपने जीवन काल में 7 ग्रंथों की रचनाएं की। इन ग्रंथों से दोस्तों हमें गुप्त कालीन महीन कपड़ों का उल्लेख प्राप्त होता है। इतिहासकार इनको कालिदास को गुप्त कालीन मानते हैं और कालिदास के ग्रंथों में हमें इन महीन कपड़ों की जानकारी प्राप्त होती है। देखिए बेटा इस समय ध्यान देना, इस समय बनारस और पुंडों का रेशमी वस्त्र प्रसिद्ध था। क्या था बेटा? वस्त्र प्रसिद्ध था। देखिए कि गुप्त काल के अंतर्गत बनारस और पुंडों का रेशमी वस्त्र सबसे ज्यादा प्रसिद्ध था। यहाँ अपन कह सकते हैं कि बेटा गुप्त काल में इन दोनों स्थानों का जो रेशमी वस्त्र था वो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध था। कई बार क्वेश्चन आया है, हजारों बार क्वेश्चन आया है कि गुप्त काल के अंतर्गत कौन सी जगह का कपड़ा रेशमी जो वस्त्र है वो प्रसिद्ध था। बहुत अच्छी लाइन है दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के अंतर्गत आ सकता है, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से देखना। आगे देखिए बेटा, मथुरा इस काल में मथुरा सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। देखिए एक बार इधर देखने का प्रयास कीजिए। अपन गुप्त काल के अंतर्गत दोस्तों औद्योगिक धंधों के बारे में जानकारी देख रहे हैं, जानकारी अध्ययन कर रहे हैं। देखिए बेटा इधर देखने का प्रयास कीजिए कि गुप्त काल में उद्योग भी एक महत्वपूर्ण व्यवसाय माना जाता था। एक महत्वपूर्ण घटक माना जाता था लोगों का, कि लोगों के जो आजीविका का जो साधन था उसमें उद्योग धंधों का भी महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। देखिए बेटा कि उद्योग धंधों का उल्लेख हमें गुप्त काल के अंतर्गत अमर सिंह का अमरकोश नामक ग्रंथ में प्राप्त होता है और हर्ष के कालीन बाण भट्ट के द्वारा रचित हर्षचरित्र से भी हमें यह उल्लेख प्राप्त होता है कि गुप्त काल के अंतर्गत उद्योग धंधे बहुत अच्छी स्थिति में थे। जानकारी मिल गई, बहुत अच्छी लाइन है दोस्तों, आपके एग्जाम में आने लायक लाइन है, तो थोड़ा ध्यान से इसको पढ़ना, इसको समझना और याद रखना। देखिए बेटा आगे कि कालिदास के जो नाटक है, कालिदास आपका गुप्त काल का महान विद्वान था। इसके द्वारा गुप्त काल में 7 ग्रंथों की रचना की गई है। भारतीय इतिहासकारों का कई बार इस कालिदास के ऊपर मतैक्य है, कई इसको गुप्त काल के मानते हैं तो कई पहले के मानते हैं, लेकिन अपन कह सकते हैं कि कालिदास गुप्त कालीन था और इसने अपने ग्रंथों में दोस्तों गुप्त काल के अंतर्गत महीन कपड़ों का उल्लेख किया है।
क्या किया है? महीन यानी कि बारीक कपड़ों का उल्लेख हमें किस महान विद्वान के ग्रंथों के अंतर्गत प्राप्त होता है दोस्तों? कालिदास के ग्रंथों से प्राप्त होता है। देखिए बेटा, इस समय यानी कि गुप्त काल के समय बनारस और पुडू का दोस्तों कौन सा कपड़ा प्रसिद्ध था बेटा? रेशमी वस्त्र सबसे ज्यादा प्रसिद्ध था। बहुत अच्छी लाइन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनने वाली लाइन है। ध्यान से देखना दोस्तों आपके एग्जाम के लिए कि इस समय बनारस और पुडू किस वस्त्र के लिए प्रसिद्ध थे? किस वस्त्र के लिए प्रसिद्ध थे? रेशमी वस्त्र के लिए ये दोनों स्थान गुप्त काल में प्रसिद्ध थे। उसके बाद में देखिए दोस्तों कि इस काल के समय जो आपका मथुरा है यानी कि मथुरा नगरी, यह नगरी दोस्तों आपके सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है। कौन से वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी नगरी? मथुरा नगरी। बहुत अच्छी लाइन है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है, थोड़ा ध्यान देना बेटा, बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है। तो यहां तक बेटा कोई समस्या? दोस्तों आगे चले अपन। अरे सभी को नमस्कार बेटा, सभी को राधे राधे। आपका स्वागत है लाइव सेशन के अंतर्गत। दोस्तों आप एक बार अपने इस क्लास को दोस्तों दबा करके लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, फिर आनंद लीजिए इतिहास का। देखिए बेटा आगे चले, देखिए चलते हैं बेटा आगे। देखिए कि इस काल में धातु उद्योग भी विकसित अवस्था में था। विकसित अवस्था में था यानी कि इस काल के अंतर्गत दोस्तों धातु उद्योग भी बहुत अच्छी अवस्था में था, बहुत अच्छी स्थिति में था। किस काल में? गुप्त काल के अंतर्गत। देखिए बेटा हमें कैसी जानकारी प्राप्त होती है कि महरौली का लौह स्तंभ, महरौली का लौह स्तंभ और सुल्तानगंज से मिले बुद्ध की कांसे की प्रतिमा, बुद्ध की कांसे की प्रतिमा इस उद्योग का श्रेष्ठ उदाहरण है। श्रेष्ठ उदाहरण है। देखिए बेटा कि महरौली का जो लौह स्तंभ है विक्रमादित्य के समय के अंदर इस स्तंभ की रचना की गई थी। दोस्तों अपन आगे पढ़ेंगे जब विज्ञान और तकनीकी आपके गुप्त काल के अंतर्गत अपन देखेंगे, वहां पर इसका उल्लेख अपन विस्तार से देखेंगे। देखिए दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के शासन काल के समय में इस महरौली के लौह स्तंभ लेख की रचना हुई थी। दोस्तों यह लोहे से बना हुआ है और आज भी लगभग मान करके चलते हैं कि 1700-1800 साल बाद भी यह लोहे का होने के बावजूद बिना जंग के आज भी भूमि पर खड़ा है। तो आप यह अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों कि उस काल में कितनी अच्छी तकनीकी थी,
कितनी अच्छी तकनीकी के द्वारा लोगों ने इस स्तंभ का निर्माण किया। आज आप जानते हैं कि कोई भी आप नॉर्मल से लोहा ले लो और उसको बरसात के पानी में रख करके देख लीजिए, या वैसे ही पानी में, वो दोस्तों आपका जंगे पकड़ लेगा। लेकिन आपका मेहरौली का स्तंभ लेख आज से 1700-1800 साल पहले का है और आज भी वैसा ही है जैसा जिस दिन इसको बनाया गया था। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि धातु उद्योग कितना प्रसिद्ध है। ऐसे ही हमें उदाहरण मिलता है इस धातु उद्योग के कि सुल्तानगंज से महात्मा बुद्ध की एक कांसे की प्रतिमा मिली है, कांसे की मूर्ति मिली है। वो भी दोस्तों इस काल का एक श्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है कि इस काल में धातु उद्योग भी एक अच्छी अवस्था में था। देखिए बेटा, गुप्त काल में श्रेणी व्यवस्था प्रचलित थी। श्रेणी व्यवस्था प्रचलित थी। श्रेणी व्यवस्था प्रचलित थी। देखिए बेटा, एक ही व्यवसाय, एक ही व्यवसाय करने वाले जातियों को एक ही व्यवसाय करने वाले जाति के व्यापारियों को, सॉरी बेटा, जाति के व्यापारियों को बेटा क्या कहा गया है? गुप्त काल में व्यापारियों को समूह श्रेणी कहा गया है। क्या कहा गया बेटा? समूह श्रेणी। कहा गया है। आगे देखिए बेटा कि विभिन्न जातियों के जाति के व्यापारियों को क्या कहा गया है कि एक ही जाति के व्यक्ति व्यवसाय जब करते थे तो उन व्यापारियों को समूह श्रेणी कहा गया है। जब विभिन्न जाति के व्यापारियों के समूह को जब व्यापार करते थे तो उसको क्या कहा गया है? क्या कहा गया है बेटा? पुग। क्या कहा गया है? पुग कहा गया है। देखिए बेटा, जो आपकी श्रेणियां थी, श्रेणियां बैंकों का काम करती थी, काम करती थी। देखिए इधर देखने का प्रयास कीजिए, समझते हैं कि क्या है और क्या नहीं है। देखिए, इस काल में धातु उद्योग भी बहुत अच्छी स्थिति में था, जिसका हमें उदाहरण प्राप्त होता है आपका दोस्तों मेहरौली का लोहे स्तंभ और सुल्तानगंज से भगवान महात्मा बुद्ध की प्रतिमा या मूर्ति हमें प्राप्त हुई है। ये उदाहरण हमें दर्शाते हैं कि गुप्त काल के अंदर आपका धातु उद्योग बहुत अच्छी अवस्था में था। दोस्तों आगे अपन देखते हैं कि गुप्त काल में श्रेणी व्यवस्था प्रचलित थी या श्रेणी व्यवस्था प्रचलन में थी। ध्यान देना कि गुप्त काल में बेटा जो व्यापारी होते थे उन व्यापारियों के समूह को क्या कहा जाता था? श्रेणी कहा जाता था। तो ये व्यवस्था आपकी गुप्त काल में भी प्रचलन में
थे। देखिए कि एक ही व्यवसाय करने वाले जाति के व्यापारियों को क्या कहा गया है? गुप्त काल के अंतर्गत बेटा समूह श्रेणी कहा गया है। क्या कहा गया है? समूह श्रेणी कहा गया। बहुत अच्छी लाइन है, एग्जाम में आने लायक है, एक बार देखना, आप समझना इसको दोस्तों, बहुत अच्छी है। देखिए अगली बात आती है कि विभिन्न जाति के व्यापारियों को जो वो व्यवसाय करते थे, तो दोस्तों उस समूह को क्या कहा गया है? पुग के नाम से जाना जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत अच्छी लाइन है, बहुत अच्छा शब्द है दोस्तों आपकी एग्जाम के लिए, तो ध्यान देना, बहुत आपको ध्यान में रख करना होगा बेटा, क्योंकि देखो विभिन्न जाति के व्यापारियों को जब वो व्यवसाय करते थे, जब अलग अलग जातियों के व्यक्ति व्यवसाय करते थे, तो उसको दोस्तों पुग कहा जाता था। लेकिन एक ही व्यवसाय करने वाली जाति के लोगों को क्या कहा गया है? समूह श्रेणी कहा गया है। आगे देखिए कि ये जो श्रेणियां होती थी बेटा, वो प्राचीन काल में बैंकों का काम करते थे। जैसे अभी वर्तमान में जो बैंक काम करते हैं, ऐसे प्राचीन काल में या गुप्त काल के समय बैंकों का काम कौन करती थी बेटा? श्रेणियां करती थी। कौन करते थे? श्रेणियां। तो यहां तक कोई समस्या नहीं है। आगे चले बेटा, देखिए एक बार इसको सही ढंग से आप देख सकते हैं, फिर अपन आगे चलते हैं। देखिए बेटा, चले बेटा, बहुत महत्वपूर्ण है एक लाइन। अब मैं आपको दोस्तों अपन यहां देखते हैं कि हमें गढ़वा अभिलेख से, गढ़वा अभिलेख से जानकारी मिलती है के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय ने, ध्यान देना बेटा कि गढ़वा अभिलेख के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी श्रेणी में धन जमा करवाया था, धन जमा करवाया था। देखिए कि गढ़वा अभिलेख के अनुसार हमें जानकारी प्राप्त होती है बेटा कि इस काल के अंतर्गत गढ़वा अभिलेख जानकारी दे रहा है कि विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय दोस्तों गुप्त काल का महान राजा है, और इसने दोस्तों आपकी जो श्रेणी थी, इस श्रेणी के अंतर्गत क्या करवाया? धन जमा करवाया। बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, बहुत अच्छी लाइन है दोस्तों, एग्जाम में कई बार पूछी गई है कि गुप्त काल का कौन सा राजा ऐसा था जिसने श्रेणी के अंतर्गत अपना धन जमा करवाया। और यह जानकारी दोस्तों कि कहां से प्राप्त होती है? तो दोस्तों हमें जानकारी मिल रही है गढ़वा अभिलेख से। कहां से मिल रही है दोस्तों? गढ़वा अभिलेख से। इस अभिलेख में किस राजा की जानकारी मिल रही है? चंद्रगुप्त द्वितीय, कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपना धन कहां जमा करवाया बेटा? श्रेणी के अंतर्गत। कहां जमा करवाया बेटा? श्रेणी के अंतर्गत। देखिए एक बार देखिए आप इसको, चले बेटा आगे देखिए, चलते हैं। अगला अपना इसी आर्थिक व्यवस्था में टॉपिक आता है बेटा व्यापार वाणिज्य। व्यापार वाणिज्य बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहां से भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन दोस्तों आने की पूरी संभावना रहती है। देखिए देखिए बेटा कि गुप्त काल में फायान उल्लेख करता है, कौन? फायान चीनी यात्री था। फायान उल्लेख करता है कि सामान्य लोग करता है कि सामान्य लोग
खरीद बिक्री खरीद बिक्री किससे करते थे? कोड़ियों से। किससे बेटा? कोड़ियों से। फाहियान अपने ग्रंथ में उल्लेख करता है कि गुप्त काल के अंतर्गत जो सामान्य लोग थे वो अपने खरीद बिक्री किससे करते थे? कोड़ियों का प्रयोग करते थे। करते थे। आगे देखिए बेटा, गुप्त काल में मुद्रा का पतन हो गया था। ध्यान देना बेटा कि गुप्त काल में जो मुद्रा थी वो उतने प्रचलन में नहीं थी जो शुरुआती गुप्त काल के समय में थे। देखिए बेटा, गुप्त शासकों ने सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त शासकों ने सर्वाधिक बेटा सोने के सिक्के चलाए। सर्वाधिक, ध्यान देना बेटा, या सर्वाधिक में संख्या में कि भारतीय इतिहास में सर्वाधिक सोने के सिक्के किस काल के अंतर्गत चले हैं? गुप्त राजाओं के शासन काल के अंतर्गत। गुप्त साहित्य में कहीं भी नगद वेतन का उल्लेख नहीं मिलता है। उल्लेख नहीं मिलता है। देखिए बेटा, गुप्त काल के अंतर्गत आपका अगला जो टॉपिक आता है आर्थिक व्यवस्था में, वो है बेटा व्यापार वाणिज्य। फाहियान उल्लेख करता है गुप्त काल के अंतर्गत चीनी यात्री था कि सामान्य जो लोग होते थे वो अपना सामान खरीदने के लिए किसका प्रयोग करते थे बेटा? कोड़ियों का प्रयोग करते थे। हमें इससे यह पता चलता है कि गुप्त काल में क्या हो गया था बेटा? मुद्रा का पतन हो गया था। यानी कि गुप्त काल में, गुप्त राजाओं के शासन काल में मुद्रा की स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी। इसी कारण आम जनता अपने वस्तुओं को खरीदने और बेचने के लिए किसका प्रयोग करती थी? कौड़ियों का प्रयोग करते। दोस्तों, गुप्त काल में भी वस्तु विनिमय के आधार पर व्यापार होता था, लेकिन कुछ प्रयोग मुद्रा का भी गुप्त काल में होता था। देखिए बेटा, गुप्त काल में मुद्रा का पतन हो गया। गुप्त शासकों ने भारतीय इतिहास में संख्या में सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए। ध्यान देना है, बहुत अच्छी लाइन है। कई बार दोस्तों आपके एग्जाम में पूछा गया है कि किस काल में या किस काल के राजाओं ने भारतीय इतिहास में सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी करवाए। तो आपके गुप्त काल में, गुप्त काल के राजाओं के द्वारा सर्वाधिक बेटा क्या जारी किए? सोने के सिक्के। देखिए आगे, हमें कहीं पर भी गुप्त साहित्य में बेटा नगद वेतन का उल्लेख नहीं मिलता है। यानी कि गुप्त काल के समकालीन जितने भी इतिहासकार या महान विद्वान हुए हैं, उनके दोस्तों ग्रंथ के अंदर हमें कहीं पर भी नगद वेतन का उल्लेख प्राप्त नहीं होता है। तो यहां तक कोई समस्या
नहीं है। आगे चले बेटा, देखिए चलते हैं बेटा आगे अपन कि गुप्त काल में व्यापार के लिए प्रमुख बंदरगाह, व्यापारिक बंदरगाह, व्यापारिक बंदरगाह। कि गुप्त काल में कौन कौन से व्यापारिक बंदरगाह थे उसके बारे में देखिए बेटा। पहला है आपका भड़ौच। कौन सा बेटा? भड़ौच। दूसरा है आपका कल्याण और तीसरा है बेटा आपका घटसाल। ये दोस्तों आपके गुप्त काल में प्रमुख क्या थे? बंदरगाह थे। यानी कि गुप्त काल के प्रमुख बंदरगाह जो दोस्तों यहां से जो व्यापार होता था, यानी कि आयात और निर्यात गुप्त काल में जो जलीय मार्ग से जो विदेशों में व्यापार होता था, उनके लिए दोस्तों गुप्त काल के लिए आपके ये 3 बंदरगाह प्रसिद्ध थे। कई बार पूछा जा सकता है कि गुप्त काल में कौन से बंदरगाह प्रसिद्ध थे या गुप्त कालीन कौन कौन से बंदरगाह थे। ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछा गया है या आपसे सुमेलित करवा सकता है बेटा कि कौन सा बंदरगाह गुप्त कालीन है या मौर्य कालीन है या उससे प्राचीन है। कोई भी वंश का नाम दे देगा, इधर बंदरगाह दे देगा, फिर आपसे दोस्तों क्या पूछेगा? सुमेलित करवाएगा। तो यहां तक कोई समस्या नहीं है बेटा। देखिए आगे अपन देखते हैं कि गुप्त काल में कौन कौन सी वस्तुएं निर्यातित होती थी। देखिए निर्यातित वस्तुएं, कि गुप्त काल में विदेशों के अंदर कौन कौन सी वस्तुओं का निर्यात किया जाता था। सबसे पहले काले मिर्च, उसके बाद में दोस्तों काले मिर्च के बाद में सुंदर वस्त्र, सुंदर वस्त्र, सुंदर वस्त्रों के बाद में बेटा गुप्त काल के अंदर जो निर्यात करने वाली वस्तु थी वो है बहुमूल्य रत्न। कौन सी बेटा? बहुमूल्य रत्न। बहुमूल्य रत्नों के बाद में जो अगली आती है निर्यातित वस्तुएं वो है बेटा सुगंधित पदार्थ। सुगंधित पदार्थ, सुगंधित पदार्थों के बाद में जो आपकी अगली वस्तु जो आती है निर्यातित वो है बेटा विभिन्न प्रकार के केसर। कौन सी है? विभिन्न प्रकार के केसर। कौन से बेटा? विभिन्न प्रकार के केसर। दोस्तों ये आपके गुप्त काल के अंतर्गत ये वस्तुएं विदेशों में निर्यातित की जाती थी हमारे देश से, यानी कि भारत से गुप्त काल के समय में इन वस्तुओं का निर्यात किया जाता था और इनके बदले में दोस्तों हमें क्या प्राप्त होता था? सोना प्राप्त होता था। देखिए बेटा श्रीलंका से मोती मंगाए जाते थे, मोती मंगाए जाते थे। इसका उल्लेख फायान इसका उल्लेख करता है। कौन कर रहा है बेटा उल्लेख? फायान इसका उल्लेख करता है। देखिए एक बार इधर देखने का प्रयास कीजिए बेटा।
देखिए इधर देखने का प्रयास कीजिए कि गुप्त काल के अंतर्गत जो प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह थे जिनसे हमारे देश से विदेशों में वस्तुओं का निर्यात किया जाता था, उसमें आपका भड़ोच है, कल्याण है और घंटसाल है। इन तीनों बंदरगाहों के द्वारा दोस्तों यह आपके पश्चिमी भाग में थे और इन बंदरगाहों से दोस्तों विदेशों के अंतर्गत व्यापार किया जाता। पूर्वी भाग में एकमात्र बंदरगाह है जो आपका ताम्रलिप्ति था और पश्चिमी भाग में दोस्तों आपके ये तीनों बंदरगाह थे। दोस्तों देखिए श्रीलंका से मोती मंगाए जाते थे, इसका उल्लेख कौन करता है? फायान करता है। फायान ने अपने ग्रंथ में कहा है कि भारत में गुप्त काल के समय श्रीलंका से क्या मंगाए जाते थे? मोती मंगाए जाते थे। देखिए बेटा गुप्त काल के समय भारत से विदेशों में कौन कौन सी वस्तुओं का निर्यात किया जाता था। देखिए इसमें काले मिर्च, सुंदर वस्त्र और बहुमूल्य रत्न, इनके साथ सुगंधित पदार्थ और विभिन्न प्रकार के केसर जो थे दोस्तों यह गुप्त काल के अंतर्गत विदेशों में निर्यात करते किया जाता था। तो दोस्तों आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो यहाँ पर समाप्त होती है और अपना अंतिम टॉपिक बचा हुआ है कला और संस्कृत, यानी कि गुप्त काल की जो कला है और संस्कृति है उसके बारे में अपन देखेंगे। वहां से भी दोस्तों आपकी सबसे ज्यादा गुप्त काल के अंतर्गत क्वेश्चन पूछने की संभावना बेटा सबसे ज्यादा रहती है। यानी कि गुप्त काल में या तो आपका क्वेश्चन भूमि, राजस्व या फिर आपका राजनीतिक स्थिति, उसके बाद में आपकी कला और संस्कृत, यहां से दोस्तों आपके क्वेश्चन आने की सबसे ज्यादा प्रबल संभावना रहती है। तो दोस्तों अपन मिलते हैं कल इसी समय और इसी अंदाज के साथ। सभी दोस्तों को नमस्कार दोस्तों और सभी को राधे राधे। सभी दोस्त एक बार अपने साथियों को भी इस क्लास के बारे में बताने का प्रयास कीजिए जिससे आप देव क्लासेज बोंदे ऑनलाइन क्लासेज में दोस्तों इतिहास की क्लास का आप आनंद ले सकते हैं। सभी दोस्तों को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। मिलते हैं कल। नमस्कार।